जय हिंद साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं किराड़ी विधानसभा में, जहां पर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के रूप में अनिल झा जी आए हैं। तो मैं इनसे कुछ किराड़ी के मुद्दों को लेकर सवाल करेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा सवाल है, जो किराड़ी में इस वक्त ज्वलंत है कि आपने जो किराड़ी में सबसे बड़ा सवाल है जो आपने पार्टी बदलने का निर्णय लिया, क्यों किया है? मुझे लगता है कि लोकतंत्र के अंदर आज से नहीं, लगभग जब से भारतीय लोकतंत्र है, जब परिस्थितियां विषम हो जाती हैं तो व्यक्ति परिस्थितियां, क्षेत्र और राज्य की अनुकूलता को देखते हुए कोई ना कोई कदम उठाते हैं। मुझे लगा गरीब की सेवा अरविंद केजरीवाल जी ज़्यादा बेहतर तरीके से दिल्ली में कर रहे हैं और हमें उस सेवा के अंदर अपनी भागीदारी देनी थी और हमने उनसे आग्रह किया कि हम इस विज़न पर किराड़ी को लेकर जाना चाहते हैं और आप भी दिल्ली को उसी विज़न पर लेकर जाना चाहते हैं। तो उन्होंने जो है मुझे मौका दिया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और जो गरीब के इशू को लेकर के लगातार पिछले 12-15 वर्षों से जो अरविंद केजरीवाल जी लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे लगता है उस महती भूमिका में अगर हम भी सहयोगी बनेंगे तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य है और जनता की भी सेवा कर पाएंगे। मुझे लगा ये भी परिस्थितियाँ थी और बाकी बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि मैं एक जगह पर 32 वर्ष रहा हूँ और वहाँ से यहाँ पर आना अपने आप में कठिन दौर रहा और कठिन बहुत मतलब कि हमारे लिए द्वंद्व था मन के अंदर। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो प्रारब्ध में लिखा है, जो भगवान ने लिखा है, उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हम तय नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऊपर वाला तय करता है। अब जिस भाव में ऊपर वाला और भगवान लेके जाएंगे, हमें तो उसी रास्ते चलना है और ईश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे सुकर्म के रास्ते पर चलने का मौका मिला। और हमारा दूसरा सवाल है कि जेपी नड्डा जी ने पूर्वांचल वासियों को लेकर जो कहा है, उस पर आप क्या कहें? देखिए, नड्डा साहब अब राष्ट्रीय नेता हैं, फ्लो में वो कह गए। उनको क्या कहना है क्या नहीं कहना है उन्हें खुद तो बहुत ज़्यादा पता रहता नहीं है। वो जिसके कहने पर कहते हैं वो सभी जानते हैं, क्योंकि अब उन्होंने दिल्ली के एक्चुअली सच्चाई ये है, नड्डा साहब दिल्ली को समझ ही नहीं पा रहे, इसलिए वो इतने सालों से जो है दिल्ली में हार रहे हैं, उनकी टीम हार रही है। भाजपा में एक बीमारी पैदा हो गई है कि आपके पास जो अच्छे लीडर्स होते हैं उनको हटा करके ये लोग 11वें बाद में 15वें नंबर के व्यक्ति को जो है मुखिया बना देते हैं। वो इसलिए बना देते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकता। कभी कभी राजनीति में सीताराम केसरी होना भी फायदेमंद होता है। तो जेपी नड्डा जो है भाजपा के सीताराम केसरी है। अब उनको पता ही नहीं है बोलना क्या है। अब वो पूर्वांचल को रोहिंग्या से तोड़ रहे हैं, ये बदकिस्मती है। अब वो कुछ लोगों के लिए बहुत अनुकूल है, इसलिए चल रहा है। यही स्थिति दिल्ली प्रदेश भाजपा में है। यहाँ पर भी 5-7 सीताराम केसरी हैं जो किसी लायक नहीं है। अब उनके हाथ में कमान दे दी गई है, चल रहा है, चल रहा है। अब क्या कर सकते हैं? उन्हें दिल्ली के जो डेमोग्राफिया बदल रहा है, सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण जो बदल रहे हैं, उनके बारे में उनको ज्ञात ही नहीं है। अब वो अभी हुआ था विधानसभा चुनाव, वो अपना ही बूथ हार गए थे हिमाचल के अंदर। तो क्या उम्मीद करेंगे ऐसे लीडर से? और हमारा है तीसरा सवाल, किराड़ी को लेकर आपकी क्या बात है? किराड़ी को लेकर के देखिए, मेरा सबसे बड़ा विजन है किराड़ी के अंदर सीवर लाइन को चालू करना और मैं किसी हालत में 1.5-2 सालों के अंदर पूरी किराड़ी के सीवर सिस्टम को दुरुस्त करूंगा, चालू करूंगा। हालांकि अभी चालू तो एक भी कॉलोनी में नहीं है, एक भी कॉलोनी में नहीं है अभी। अब जो L&T ने काम किया उसमें गड़बड़ियाँ हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। हालांकि अब वो कैसे काम फंक्शनिंग करेगा उसके ऊपर जरा मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। एक तो सीवर का काम करेंगे, दूसरा काम है कि पूरी किराड़ी के अंदर हम जो है स्टेट गवर्नमेंट और केंद्रीय सरकार से मिलकर के ये रिक्वेस्ट करेंगे कि गैस की पाइपलाइन पूरी किराड़ी में आ जाए, जिससे कि जो गैस के अंदर गड़बड़ियाँ करते हैं वेंडर्स, उसमें कम सिलेंडरों के अंदर 2 किलो 3 किलो कम डाल के देते हैं। गरीबी वैसी है, गैस के सिलेंडर महंगे हैं, तो गैस की पाइपलाइन डल जाए। तीसरा है, किसी भी हालत में मुझे किराड़ी का रेलवे अंडरपास बनाना ही बनाना है और वो बना के ही मैं रहूँगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तीसरा है मेरा कि हिंद बिहार से लेकर नागलोई 4 नंबर तक एक मुझे बड़ी ड्रेन बनानी है रेलवे के साथ कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि उधर की 40 कॉलोनियों का जल जमाव की जो समस्या है वो
तभी मुक्ति मिल सकती है जब तक कि उस ड्रेन सिस्टम को हम बनाएंगे नहीं ना, नहीं तो होगा नहीं तो आप जितना मर्जी वादे करते रहिए, रोड बनाते ही रहिए, रोड टूटते रहेंगे। मेरा चौथा वादा है और मैं करूंगा कि मैं शटल सेवाएं चालू करूंगा, मतलब कि मोहल्ला बसें जैसे होती है ना, मिनी बसें। अभी सरकार हमारी अरविंद जी की सरकार ने उसे सेंक्शन करा लिया है, हमें मिनी बसें लगाऊंगा। और मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, चुनाव जीतने के 1 महीने के अंदर मैं 15 रूट की मिनी बसें चलाऊंगा, ये मेरा टारगेट है। और मेरी आप इस पॉडकास्ट को चलाइएगा। फिलहाल अभी एक बस आपने उद्घाटन किया था, अभी वो बस मैंने ट्रायल पे चलवाई है, वो 976 है और वो नांगलोई में जाम, फाटक पे जाम पे फंस जाती है। तो वो 2-3 दिन के अंदर हम इंदर के बस स्टैंड से दोबारा से जो है 957 का रूट, 102 का रूट वो पुनः चालू कर देंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे। तो सभी लोगों से निवेदन है कि वहाँ से वो बस पकड़े, पहले 2-4 दिन के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगी। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करना है। तीसरा सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे यहाँ पर ना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है, कानून व्यवस्था बड़ी खराब है। यहाँ पर क्या है कि छोटे छोटे स्मैक के काम, इंजेक्शन के काम बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन बॉडी क्राइम भी बहुत ज़्यादा है। हम इसको ख़त्म करने के लिए केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे कि भाई अपनी पुलिस को दुरुस्त करें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रहे। तो ये छोटे छोटे वादे हैं। और कुछ इस बार ये है कि लोगों को रोजगार मिले। SC/STs के लिए बहुत सारा फंड पड़ा रहता है, वो यूज़ नहीं होता। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सारा फंड रहता है, वो यूज़ नहीं होता। जो माइनॉरिटी की बच्चियां हैं उनके एजुकेशन के लिए बहुत सारा फंड है, वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, वो सारा इस्तेमाल हो। और जो अगड़े समाज में जो गरीब लोग हैं उनके सर्टिफिकेट बनने में कई बार समस्या आ जाती है। तो फॉरवर्ड कास्ट के जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनको सहूलियत मिले, उनके सर्टिफिकेट बेहतर तरीके से मिले, और जो है लाइन के सिस्टम से मुक्ति मिल जाए। और जो राशन का सिस्टम है, राशनिंग सिस्टम बेहतर बने और राशन कार्ड बने। तो गरीबों के राशन कार्ड भी बहुत बन रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पहचान पत्र बन रहे हैं। जो 2100 रुपये की जो लाडली योजना या जो 2100 रुपये की जो पेंशन योजना है, इसके अंदर वो सब चीज़ें काम आएंगी। और हर गरीब से गरीब घर के अंदर जितनी बेटियां हैं केजरीवाल जी की, जो 2100 रुपये की पेंशन है, उसे किसी हालत में लागू करना है, हमको बनाना ही बनाना है। और वो एक संजीवनी योजना तो आ गई है, 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए 1 रुपये से 1 करोड़ तक का इलाज जो है, एक भी बुजुर्ग को हम अस्वस्थ नहीं रहने देंगे, स्वस्थ रहेगा, उसका परिवार सुखी रहेगा। तो इन छोटे छोटे विषयों पर हम काम कर रहे हैं और ये सब मैं करके रहूँगा। और एक चौथा सवाल जो है बड़ा ही खुशी का पल कहें, क्योंकि आपके बारे में जो चुनाव प्रचार का आपका तरीका है वो कहीं ना कहीं लोगों को, चाहे पुरुषों को लुभाए ना लुभाए, महिलाओं को बहुत लुभाता। तो उसमें मैं 2-4 शब्द बता दूं कि जैसे आपके चुनाव प्रचार को लेकर काफ़ी चर्चा है कि कभी आप जलेबी बनाते हैं, कभी आप जूता पॉलिश करते हैं, कभी आप पान लगाकर लोगों को खिलाते हैं, लेकिन कहीं चूना तो नहीं लगा देंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी है, हमारी पार्टी का नाम है, तो कोई मैं मतलब जूते पॉलिश कर रहा हूँ तो लोग ये कह सकते हैं ये नाटक कर रहा है, ये तो इलेक्शन में नहीं, एक सिंबॉलिज्म है वो, बल्कि आम आदमी का काम एक सिंबॉलिक काम है। एक हमने देखा है कि वो अगर धूप में बैठ के काम कर रहा है एक छतरी लगा करके, ये तो एक आम आदमी है ना वो, तो उसके साथ मैं एक बार करके देखता हूँ। तो ये नहीं है कि मैं जूता पॉलिश करूंगा, कई लोग मुझे फिर उस पर ट्रोल करते हैं कि नहीं आप यही काम कर लीजिए, तो कोई बुरा काम थोड़ी ना जूता पॉलिश करना। फिर जलेबी का है तो मैंने ट्राई किया जलेबी बनाऊं, तो पहले मैंने सीखा जलेबी बनाना उनसे, फिर मैंने 3-4 बार करने के बाद खुद बनाना चलाया, तो मैंने देखा जलेबी ठीक बन रही है, इसका मतलब मैं आम आदमी का काम कर सकता हूँ। उसके बाद सब्जी को बेचने का काम जो था, हमने उसको सब्सिडाइज करके सब्जी बेची। उसके बाद एक काम और कह रहे थे आप, एक जगह मैं हालांकि शाकाहारी हूँ, मैंने आमलेट पूरा बनाया और आमलेट बना करके जो है खिलाया। तो ये हो गया। अब आपने कहा चूना लगाने के बाद पान को लगाना, पान हमारे यहाँ पूर्वांचल के लोग बहुत खाते हैं, हाँ बिल्कुल, तो पान लगाया, और पान जो है चूना का संदर्भ है, जिस संदर्भ में आप कर रहे हैं वो चूना तो मैंने नहीं लगाया, लेकिन वो चूना लगाया जिससे माउथ को और बॉडी को फायदा होता है, वो चूना मैंने लगाया। यानी कि मैं चूना भी अगर लगाऊंगा उससे किराड़ी के क्षेत्र को लाभ मिलेगा, वो चूना जिससे बॉडी हीलिंग आती है। कोई चूना मतलब किसी को धोखा देने की बात नहीं करता है। तो ये है, ये आम आदमी का प्रतीक है। और 5वां सवाल है कि आप अपने राजनीतिक जीवन के बारे में क्या कहें, क्योंकि हमें ये भी जानकारी मिली है कि आप जब राजनीतिक जीवन में यूथ से उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय में थे
और उससे पहले भी आपने कई चौराहों पर अखबार बेचे, ऐसी भी जानकारी मिली, तो क्या कहना चाहेंगे? ये कोई बड़ी बात नहीं है। देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी हालात से निकल करके उन्होंने इस देश के अंदर अपना बड़ा मुकाम हासिल किया है। मान लीजिए अगर मैंने ही अखबार बेच दिया या सब्जियां बेच दी चौक चौराहों पे, तो कोई बड़ा काम तो है नहीं। इस देश के अंदर अब जब जो है अरविंद केजरीवाल जी सामान्य से परिवार से थे, उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी और वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में आ गए। अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो अखबार का लेखन का काम करते थे, खुद अखबार बेचते थे। और ऐसे ही जो है हमारे जो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू हैं, ये बहुत गरीब परिवार से थे। मुलायम सिंह यादव जी बहुत ही सामान्य और बहुत ही धूल गरीब परिवार से रहे। लालू प्रसाद यादव की तो हालत ऐसे थी कि एक सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। तो इस देश के अंदर बहुत सारे लोगों ने गरीबी से निकल करके अपने आप को खड़ा किया है। बाद में चाहे आपस में वो मित्र बने या शत्रु बने, वो राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं। मैं भी बिहार से पढ़ने के लिए आया था, तो शुरुआती दौर के अंदर मेरे पिताजी मजदूरी करते थे, तो मैंने भी हाथ बटाने के लिए अखबार बेचना शुरू कर दिया, दूध बेचना शुरू किया। कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन उसके बाद विश्वविद्यालय में आए और हम बैठे और हाँ, और जब मैं अखबार बेचता था तब देखता था, लाइब्रेरी में पढ़ने जाता था, तो मेरे मन में भी आया है कि किराड़ी में जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, वैसे मैं मोहल्ला लाइब्रेरीज बनाऊंगा जहाँ लोग आके अखबार पढ़े, युवाओं को जो है युवा लोग आके पढ़े। कंप्यूटर आजकल क्या है, कंप्यूटराइज लाइब्रेरीज भी बन रही है, तो मोहल्ला लाइब्रेरीज का भी हम काम करेंगे। तो कई गरीबों को स्थान नहीं मिलता, जैसे मुझे भी उस समय नहीं मिल पाता था, बड़ी लाइब्रेरी बहुत जगह कम थी। तो ठीक है, संघर्ष है। फिर विश्वविद्यालय में आ गए, वहाँ पर काम किया, वहाँ भी लाइब्रेरी को लेकर आंदोलन चालू हुआ। छात्रों को ठीक से किताबें नहीं मिल पाती थी। फिर छात्र राजनीति में काम किया, फिर छात्र संघ जीतते रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, फिर क्षेत्रीय राजनीति में आ गए। ये तो चलता है संघर्ष। दूसरा सवाल सबसे बड़ा है जो किराड़ी को लेकर। यहाँ दो समस्याएं काफी, एक जल जमाव और एक जो है पीने के पानी को लेकर। पहले आप विधायक रहे यहाँ से, तो उस टाइम में आपने किराड़ी में यूजीआर बनाया और लगभग 60 से 70% कॉलोनियों में आपने पानी के पीने वाली पाइपलाइन द्वारा जो घर घर पहुंचाया। लेकिन इस वक्त ज्यादा शिकायत है कि गंदे पानी की सप्लाई रोड टूटी पड़ी है। ऐसा होता है, मैंने कहा एलएनटी ने जो सीवर लाइन डाला है उसमें गड़बड़ियां हैं, इसको तो मानना पड़ेगा। और वो बेतरतीब तरीके से डाल दिया, और जो पहले की पाइपलाइन जो थी उसके साथ वो जो है ठीक से कोऑर्डिनेशन ना होकर कई जगह लाइनें क्रैक हो गई, क्रैश हो गई, उनके इंटरकनेक्शन टूट गए, बड़े पेरिफेरियल लाइनें क्रैश हो गई हैं। अब उसको लेकर के बिल्कुल एक्सरे करना पड़ेगा, वो टॉपोग्राफिक सर्वे है। उसको लेकर के ये है कि जल बोर्ड, मैंने सुना है अभी, क्योंकि 10 साल से तो मैं शासन में हूँ नहीं, कि काफ़ी दिक्कतों में है। तो हम अपने एमएलए लेड से इस पेरिफेरियल लाइनों की एक टॉपोग्राफिक सर्वे कराऊंगा, एक एक्सरे रिपोर्ट आ जाएगी, उससे पानी की सप्लाई हम ठीक से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और मैं कर भी लूँगा। जब कुछ भी नहीं था तब मैंने 100% कॉलोनियों में पाइपलाइन डाल दिया था और 80 से 90% कॉलोनियों में पानी छोड़ दिया था यूजीआर बना के। तब जब सरकार मेरी नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, मैं दूसरी पार्टी का था। अब तो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहेंगे और मैं एमएलए रहूंगा, तो न जाने कितना काम कर पाएंगे और बहुत ज्यादा काम होगा। और सीएसआर के माध्यम से भी बहुत सारे फंड ला करके हम काम करेंगे। तो कोई बड़ा काम नहीं है, उसको ठीक कर लेंगे हम। और गंदे पानी के जो जमाव है, मैंने कहा उसके लिए जो ड्रेन सिस्टम जो उधर का बन जाएगा, जो रेलवे लाइन के किनारे, वो एक जो केएसएन ड्रेन है, इसकी दुरुस्तीकरण का काम, इसके साथ पाथ रोड बनाने का काम। तीसरा जो है डीडीए की जो हमारे पास ह्यूज लैंड है, 106 हेक्टेयर लैंड है, इसके ऊपर जो सेक्टर 41 और सेक्टर 40 जो बन रहा है और सेक्टर 39 वाला हिस्सा, यहाँ पर भी आउटफॉल की अपनी हिस्सेदारी हम मांगेंगे कि आखिर आपने हमारे किराड़ी की जमीन पर इतना बड़ा एक नगर बसा रहे हैं, तो वहां पर भी हमारे आउटफॉल जानी चाहिए। तो इस प्रकार से हम इस काम को करेंगे। एक लास्ट सवाल है कि गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर पर दिए गए बयान को लेकर काफी चर्चा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बाबा साहब भारत के शिल्पकार हैं। भारत के अंदर जो आज जिस प्रकार से वंचितों के लिए जो एक ढांचा तैयार किया है, बाबा साहब का उसमें बहुत बड़ा रोल है। और बाबा साहब ने सिर्फ वंचितों के लिए ही ढांचा तैयार नहीं किया, उसमें अगड़ा, पिछड़ा, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, माइनॉरिटी सबके लिए स्थान दिया है। हमें ऐसे बयानों से बचना चाहिए। बस इस पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमसे चर्चा की। ठीक है जी।